दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा कौन है? हर पार्टी इसके लिए लड़ती रहती है। सबसे बड़ा दलित चेहरा कौन, सबसे बड़ा ओबीसी का चेहरा कौन? और ऐसे में 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने अपने आप को ओबीसी का बड़ा पैरोकार बताया। उन्होंने कहा, मैं खुद ओबीसी बिरादरी से आता हूं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर चले गए, लेकिन दबी जबान में लोगों को पता तक न चले, क्योंकि गोदी मीडिया तो आपको ये चीजें दिखाएगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया, एक हलफनामा दिया गया और ये कहा गया, क्योंकि हमने देखा बिहार, गुजरात, हर जगह, उत्तर प्रदेश, बिहार, साउथ की जगहों पर ओबीसी को लेकर और कई नेता ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना की जानी चाहिए। लेकिन अचानक ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये बता दिया कि ओबीसी वगैरह जो जातिगत जनगणना की जो बात कर रहे हैं, सरकार ऐसा नहीं करेगी। सरकार जो है वो ओबीसी का एक्चुअल आंकड़ा कितना है वो नहीं बताएगी। ये बात मीडिया में आनी चाहिए थी, लेकिन गोदी मीडिया है, ये खबरें नहीं दिखाएगा। हम आपको ये बात बता रहे हैं, हम आपको ये खबर बता रहे हैं, और इस बारे में तफसीलात से, बारीकी से जो इस पूरे मामले को समझते हैं, जानते हैं, जो सियासतदान भी हैं, जो नेशनल ओबीसी कमीशन के मेंबर भी रहे हैं, शकीलुज्जमान अंसारी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। शकील साहब, सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका देशवाई में। आप हमेशा हमें वक्त देते रहते हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। शकील भाई, जिस तरीके से ओबीसी को लेकर और जनगणना, जो जातिगत जनगणना की जो मांग की जा रही थी देश के ज्यादातर नेताओं की तरफ से, ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से, लेकिन दबी जबान में किसी को पता नहीं चला। सरकार ने ये साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अब जो है वो जातिगत जनगणना नहीं होगी। साहिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे सब्जेक्ट पर आज डिस्कशन कर रहे हैं जो आमतौर पे मीडिया देश की बड़ी आबादी की आवाज को दबाने में लगी रहती है, और वो इन सब इशू पर कभी तबादला ख्याल नहीं करती है। इसलिए आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने इससे पहले भी इस इशू पर, जनगणना के इशू पर आपने एक डिस्कशन किया था। आपके साथ। हाँ, कार्यक्रम और डिस्कशन किया था जिसमें बहुत सारी बात। आप जानते हैं कि ये जनगणना जो है वो 10-10 सालों के बाद आता है। अगर एक बार आप मिस कर गए तो फिर 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। 11 के बाद अब 21 में आया है ये जनगणना। हमने आपको तफसील से बताया था कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट मान ली गई थी और उसके बाद वो पेचीदगियों में घूमते फिरते सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इंदिरा साहनी केस में एक फैसला किया। फैसला के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आंशिक बुनियाद पर उन्होंने 52% आबादी ओबीसी समुदाय की इस देश के अंदर तस्लीम की और उसके लिए 27% का रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। लेकिन मंडल कमीशन की जिस रिपोर्ट के बेस पर ये रिजर्वेशन माना गया, उसी रिपोर्ट की बेस के शुरुआत ही में उन्होंने कहा, मंडल ने कहा कि हमारे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है कि पूरे मुल्क के ओबीसी का हम आकलन कर सकते हैं, उनकी आबादी, उनके सामाजिक स्तर का हम आकलन कर सकें। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर हमें मुहैया नहीं है सरकार की तरफ से। इसलिए वो 1931 के कास्ट सेंसस को बेस बना के कर रहे हैं। 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था जो अंग्रेजों के दौर में हुआ था, और अंग्रेजों के सेंसस के सिलसिले में हमेशा वो कास्ट सेंसस भी करते थे, रिलीजन का भी सेंसस करते थे। ये दोनों बेस पर वो करते रहे हैं। आजादी के बाद ये सेंसस का सिलसिला चूंकि किसी बुनियाद पर बंद हो गया था, लेकिन जब 92 में जब ओबीसी रिजर्वेशन आया तो उस वक्त जरूरत महसूस की गई, और मंडल ने यह भी लिखा कि अब अगला जब भी सेंसस हो तो उस वक्त कास्ट के आधारित जनगणना कर दी जाए, ताकि अगर आबादी इनकी ज्यादा है तो रिजर्वेशन का
लिमिटेड, उसको जो 27 है उसको बढ़ाया जाए, अगर कम है तो घटाया जाए, और सही हालात का अंदाजा हो, उससे उन कौन कास्ट किस कंडीशन पर है ताकि उनके लिए सामाजिक कार्यक्रम चलाया जाए। ये सारी चीजें थी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि 92 के बाद जो सबसे पहला सेंसस आया 2001 में, तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके होम मिनिस्टर LK आडवाणी थे, और उस वक्त भी ये मांग बहुत, चूंकि पहली ही बार वो हुई थी तो मांग तेजी से उठी, तो उन्होंने कहा था कि विचार किया जाएगा। विचार करने के बजाय वो LK आडवाणी एज ए होम मिनिस्टर सेंसस कमिश्नर को उन्होंने रिपोर्ट कर दी कि कास्ट के बेस पर हम सेंसस नहीं कर सकते हैं, इससे जात पात को बढ़ावा मिलेगा और हमारी सामाजिक अस्थिरता में कमी आएगी। तो ये उनका बेस था, उसकी वजह से वो कास्ट सेंसस नहीं हुआ। जबकि आप जानते हैं कि रिलीजन के बेस पर सेंसस होता रहता है, और आप ये भी जानते हैं कि जिस तरह कास्ट के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, उसी तरह रिलीजन के नाम पर तो उससे ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है इस मुल्क के अंदर। तो क्या रिलीजन के बेस पर सेंसस बंद कर दिया जाए? तो नहीं बंद किया गया। तो ये लॉजिक भी था नहीं कुछ, लेकिन चूंकि उनकी सरकार थी, हो गया। अब आप चले आइए यूपीए सरकार के सेकंड फेज में, जब डिमांड हुआ तो उन्होंने एक फंड एलोकेशन करके सोशल सामाजिक स्थिति की जायजा लेने के लिए एक 700 करोड़ रुपए का फंड देके एक सेंसस कराया उन्होंने। लेकिन जब रिपोर्ट सबमिट हुई, उस वक्त बीजेपी की सरकार आ गई। अब बीजेपी की सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं रही, उन्होंने दाब दिया। यानी वहां तो रिपोर्ट कुछ आ गई होगी। कई स्टेट में अगर छोटे लेवल पर कास्ट सेंसस किए गई है, तो कई जगह ये बात पता लग रहा है कि कहीं 70%, कहीं 60%, कहीं 80% तक ओबीसी आबादी है। इसी तरह दलितों की आबादी भी बढ़ती हुई, अभी एक रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश की, तो उसमें पता लगा है कि वो वहां भी तो भाई, काफी अगर आबादी बढ़ी। देश में इस वक्त आप क्या मानते हैं, इस वक्त देश में ओबीसी आबादी आपको क्या लगता है, अंदाजा आकलन आपका क्या लगता है, कितनी होगी? नहीं, देखिए, जिस तरह आप जानते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो सरकारें हैं, वो सरकारें फॉरवर्ड ओरिएंटेड सरकारें हैं, जो सामाजिक ताना बना है। ओबीसी अभी भी पूरी तरह हुक्मरानी में राज्यों में आए हैं, केंद्र में नहीं है। तो आप जानते हैं कि आखिर रोकने की वजह क्या है? रोकने की एक ही वजह होगी ना, कि इसकी इन समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे भी ये जो सरकार है वो रिजर्वेशन पर क्वेश्चन मार्क उठाती रहती है। अब आबादी अगर सही बता दे, जो आबादी ज्यादा है, तो फिर डिमांड बढ़ेंगे, रिजर्वेशन बढ़ाने के डिमांड बढ़ेंगे, क्योंकि सामाजिक माना जाए शकील भाई, इससे भी माना जाए, क्योंकि हमने पिछले दिनों बिहार में अखाड़ा देखा था, योगी आदित्यनाथ और वहां के ओबीसी बड़ा चेहरा जो हैं, उनको लेकर अखाड़ा जो हुआ था, और दबी जबान में बीजेपी भी ये चाहती है कि योगी हटे और ओबीसी का कोई चेहरा आगे लाया जाए। यानी कि वोट लेने के लिए ओबीसी के चेहरे को भले आगे कर देंगे ये लोग, लेकिन जब ओबीसी समुदाय को कुछ देने का मौका आएगा या देने का जब वो होगा, तब ये नहीं देंगे। बिल्कुल, ये सरकार ने, भाजपा सरकार ने, भाजपा की जो पॉलिसी रही है, आरएसएस की जो पॉलिसी रही है, क्या वो यही पॉलिसी है? आप सही कह रहे हैं। ये पॉलिसी ये है कि आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी जब इनके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित हुए, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि हम ओबीसी के हैं, फिर उन्होंने कहा हम चाय बेचते थे, फिर उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो है वो घर घर जाके काम करती थी, इस गरीबी की हालत में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। लोगों को बड़ा अट्रैक्शन हुआ। नेचुरल है कि कोई आदमी कहे कि हम ओबीसी के हैं और संघर्ष, प्रधानमंत्री का पहला उम्मीदवार हो। वैसे प्रधानमंत्री पहले ओबीसी के एक आध बने हैं, लेकिन उम्मीदवार वो भी बीजेपी पार्टी का, जो मनु स्मृति के बेस पर इस मुल्क के अंदर एक सरकारी तंत्र लाना चाहती है, वो आरएसएस, वो उस पार्टी का उम्मीदवार ओबीसी का एक प्रचार कर रहा था। तो अट्रैक्शन हुआ और लोगों ने वोट दिया बड़े पैमाने पर, और बड़े पैमाने पर वोट के नतीजा में मोदी जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन आप बता दीजिए कि ओबीसी का उसके बाद से उन्होंने क्या किया। 2-3 मिसाल हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि मैं ओबीसी कमीशन का
मेंबर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। बहुत दिनों से ये क्वेश्चन चल रहा था कि ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी जाए। तो हम लोगों का सबसे पहले तो ये जैसे सत्ता में आए, उन्होंने ओबीसी कमीशन के मेंबरों को हटाने का प्रयास और दूसरे भी कमीशन के मेंबरों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में मामला गए कि वो टेन्योर वाले पद नहीं हट सकते, इसलिए हम लोगों ने अपने वक्त पूरा किया। जब वक्त पूरा कर दिया तो इन्होंने 3 साल तक ओबीसी कमीशन का गठन ही नहीं किया, सरे से कट, और कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देने वाले हैं, और उसके नाम पर इन्होंने गठन नहीं किया। फिर एक अमेंडमेंट ला दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके ओबीसी कमीशन को तो हाथी के 2 दांत के बराबर बना दिया है, जो देखने भर है, खाने के लिए नहीं है। ओबीसी कमीशन को पूरा राइट और ताकत था कि किसी भी राज्य में सेंट्रल लिस्ट में किसी भी कम्युनिटी को शामिल करने के लिए वो अपने निर्णय कर सकता है, और वो निर्णय को सरकार को नोटिफाई करना है। सरकार का काम सिर्फ नोटिफिकेशन था, जो डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग थी किसी भी कास्ट को सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने के लिए, वो ओबीसी कमीशन था। सरे से इस पावर को इन्होंने छीन लिया इस कमीशन के, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया वो पावर को। तो अब ये जो है जीरो के बराबर हो गए, और जज के पावर्स जो हैं इस कमीशन को दे दिए गए हैं, जो सिर्फ इंक्वायरी के लिए जो दरखास्तें हों उनके लिए। अब वो जो 2 महत्वपूर्ण काम थे, कास्ट को डिक्लेयर करना और क्रीमी लेयर हर 3 में रिवाइज करना, ये दोनों पावर इन्होंने हटा दिए। तो ये ओबीसी कमीशन को खा गए। उसके बाद आप देख लीजिए कि जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने मेडिकल में स्टूडेंट के जो रिजर्वेशन थे, वो पहले एक फॉर्मूला बना कि सब रिजर्वेशन जो है सेंट्रल, एक देश बनाने के लिए हर स्टेट अपने मेडिकल स्टूडेंट का कोटा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। इन सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 साल तक जो 4000 से ज्यादा पोस्ट होते हैं ओबीसी के, वो जनरल लोगों को दे दिया। यानी अगर 4 साल, लगभग 3 या 4 साल, 16,000 लोगों जो डॉक्टर होते हमारे ओबीसी के भाई, उनका पद छीन लिया। उसके बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन, वो भी कोर्ट के दबाव में किया। जब इनके ऊपर कंटेम्प्ट पिटीशन चलने शुरुआत हो गई मद्रास कोर्ट की, तब इन्होंने एक नोटिफिकेशन, उसके लिए प्रचार किया कि हम ओबीसी के लिए कर रहे हैं। तो ये ओबीसी का कोई भी हक दे नहीं रहे हैं, छीन रहे हैं। उसी तरह से ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इशू है कास्ट सेंसस का। अब देखिए, मेरे बिहार के नीतीश कुमार सारे पॉलिटिकल पार्टी का, वो तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन उनके बीजेपी के लोग भी, सब लोग आके प्रधानमंत्री से अनुरोध किया और उन्होंने कहा देखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ? आपकी नीति वही है ना। जब आप कोर्ट में एफिडेविट कर रहे हैं तो इसके मतलब वही नीति है, आप नहीं स्वीकारेंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है यूपी ओबीसी समुदाय के बीच में। और ओबीसी समुदाय को आपको समझना चाहिए कि ओबीसी एक ऐसा समुदाय है जो धर्म की राजनीति से परे है। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे ओबीसी हैं। इसलिए इनको ये राजनीति सूट ही नहीं करती है। इनको तो हिंदू और मुसलमान वाली राजनीति सूट करती है। इसलिए ओबीसी को ये अधिकार देना नहीं चाहते हैं, और इनकी खुल नहीं जाए जो सत्ता, जिस तरह से सत्ता पर ये चंगुल बना के कब्जा किए हुए हैं, ओबीसी का जुबानी जमा खर्ची करके वोट लेना और करना नहीं कुछ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हिंदुस्तान के ओबीसी के लोग इन्हें माफ नहीं करेंगे। शकील भाई, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जातिगत जनगणना को लेकर अपना जो स्टैंड लिया था, काफी तल्ख नजर आए थे उनके जो बयान थे वो। और उसके बाद में जैसे हमने देखा कि तेजस्वी और दोनों साथ में भी गए और ये तमाम चीजें हुई। लेकिन अब जिस तरीके से कोर्ट में सरकार ने ये कहा, सरकार ने कोर्ट में कहा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि अगर कोर्ट में कहा है तो सरकार का वही जवाब भी होगा, सरकार वही करेगी। तो ऐसे में क्या माना जाए, बिहार की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर कुछ बदलाव आएंगे आने वाले दिनों में? कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है? नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं, क्या करेंगे, ये कुछ कहने नहीं है। आप देखिए, भागवत जी ने कहा था बिहार इलेक्शन के पहले कि ओबीसी रिजर्वेशन रिवाइज होगा, सभी रिजर्वेशन को, दलित के लिए भी। बिहार में बहुत बड़ा हंगामा हुआ
और बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और लालू और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां स्थापित कर दी। और ये सिर्फ रिजर्वेशन के उनके बयान की वजह से ये हुआ था, सरकार बनी थी, विश्वास तो किया था लोगों ने। अब बीच ही में नीतीश कुमार फिर बीजेपी से मिल गए, तो आज तो कर रहे हैं, वक्त आ गया है ये चैलेंज का। हम उनसे डिमांड करना चाहते हैं कि वो साफ साफ बताएं कि दलित ओबीसी समुदाय के साथ वो हैं कि नहीं हैं, कि वो बीजेपी के वो मनुस्मृति वाली राजनीति के साथ हैं। हम उनसे सवाल करते हैं। इसी तरह से बीजेपी के और नेताओं ने भी कहा था, उत्तर प्रदेश के भी जो उनके गठबंधन के कई नेताओं ने कहा था, उनको बताना चाहिए ऐसे समय में कि अब आप जो चुनाव में जा रहे हैं ओबीसी को ठगिए नहीं, ओबीसी को सही बताइए और वोट की राजनीति में हेरफेर मत कीजिए, बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। और हम समझते हैं कि जो राज्य सरकारों ने कहा था कि हम अपना सेंसस कराएंगे, उनको कराना चाहिए, लेकिन राज्यों के सेंसस से ये बड़ा मसले का हल नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसस पूरे देश के ऊपर जब तक नहीं होगा, चूंकि राज्यों को आप जानते हैं कि राज्यों के अंदर अलग अलग कास्ट अलग अलग पोजीशन पर हैं। एक ही कास्ट के लोग कहीं जनरल हैं, किसी राज्य में ओबीसी में है, किसी और राज्य में वो कास्ट दलित है। इसलिए ये कास्ट जो आप राज्यों पर कीजिएगा तो राज्यों से हो नहीं सकता। लेकिन तो फिर सही भी आंकड़ा नहीं अगर निकल केंद्र सरकार अगर इससे पीछे हटती है तो उन राज्यों को जिन्होंने कहा था कि हम अपना सेंसस कराएंगे, उनको सेंसस कराना चाहिए कास्ट बेस पर, और केंद्र के साथ उनको पूरी पूरी बात करनी चाहिए, उनके साथ साझी सरकार नहीं चलानी चाहिए। हम आज उनसे, नीतीश कुमार से और दूसरे लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि वैसा करेंगे। शकील भाई, दूसरा यहाँ पर क्या ये माना जाए कि ओबीसी रिजर्वेशन, जनगणना, इन सब को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद क्या आरएसएस के जबरदस्त दबाव में है, क्या ये माना जाए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की जो चाबी होती है ना, पद की चाबी, वो तो नागपुर में है। वो नागपुर से वो चाबी खोली जाएगी, उसी तरह से प्रधानमंत्री देखते नहीं है, कोई चाबी भरी जाती है जब यानी वो चाबी के खिलौने साथ में, साथ तो वो नाचने लगता है, जैसे चाबी खिलौने देखते होंगे आप, यानी चाबी चाबी भर के दिया साथ गया। साथ यानी चाबी के साथ साथ रिमोट कंट्रोल भी जो है वो नागपुर में रहता है। निश्चित है, आज तो रिमोट की बात है, पुरानी दौर के हिसाब से हम चाबी कह रहे हैं कि हम ओबीसी के लोग हैं ना। आप खिलौने देखते हैं, चाबी भर दीजिए, वो खिलौने नाचने लगते हैं। आज बिल्कुल। रिमोट कंट्रोल की बात होती है, क्योंकि रिमोट से ही पूरा कंट्रोल किया जा रहा है आज। तो नेचुरल है कि आप देखिएगा कई बार जब है जो प्रोटोकॉल मिलता है मोहन भागवत जी को, एक तस्वीर आपने देखी होगी, हम भी देख रहे हैं, आप कहिए तो हम दिखा दें कि मोहन भागवत जी चेयर पर बैठे हैं, एक तरफ होम मिनिस्टर, दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर हाथ झुकाए खड़े हैं। किसकी सरकार है भाई, बताओ तो? वो नागपुर की सरकार है कि सरकार नागपुर के आगे जो नत मस्तक है, वो किसकी बिल्कुल। सरकार है? तो नेचुरल है, मोदी जी कहने के लिए अलग हैं, लेकिन काम तो वही होगा जो नागपुर कहेगा। और नागपुर की नीति एंटी ओबीसी है, एंटी दलित है, एंटी माइनॉरिटी है, उसमें कोई कंप्रोमाइज उनका नहीं हो सकता है। शकील भाई, दूसरा ये कि जिस तरीके से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा, ये आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कहा सरकार ने कि वो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे, ऐसे में अब दूसरे जो चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, पंजाब में, उत्तराखंड में, तो क्या ये जो ओबीसी जो वोटों का जो गणित रहता है और जिस तरीके से सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा है, तो क्या ओबीसी वोट इससे प्रभावित होंगे? क्या बीजेपी को इससे कुछ फायदा या नुकसान या कुछ होगा अगले चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से अगर सही तरीके से इसको पेश किया जाएगा तो ओबीसी समुदाय अगर इनके वोट ना देगी तो इनकी सरकार कहीं भी बननी मुश्किल है। लेकिन ओबीसी फॉर्मूले के साथ साथ इनके पास जो धार्मिक फार्मूला है, वो धर्म के आधारित जो ये काम करते हैं, वो नफरत जो फैलाते हैं, वो कभी कभी कास्ट के ऊपर हो जाता है। तो अब बिल्कुल। कौन किसके ऊपर है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम एक बात आपको और जानकारी देना चाहते हैं कि जी। आज नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस, जिसके हम सदर भी हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग करके फैसला लिया है, पहले भी फैसला लिया था कि इसके लिए वो आंदोलन करेंगे। तो हमने आज फैसला लिया है, नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां जो भी ओबीसी कास्ट सेंसस के लिए आंदोलन, जो भी ओबीसी जमायतें करेंगी, उनके साथ हम खड़े रहेंगे और उनके आंदोलन में हम बराबरी के सहयोगी होंगे।
चूंकि मुस्लिम ओबीसी भी एक बड़ा तबका है और हम उन ओबीसी समुदाय के साथ नहीं खड़े होंगे तो मेरी बात भी कल कोई उठाने वाला नहीं है। इसी तरह हम दलित इशू के साथ भी बराबरी के साथ खड़े होना चाहते हैं और ये फॉर्मूला, ये पॉलिसी तो हम समझते हैं अक़लियत के लोगों को बनाना पड़ेगा निश्चित रूप से, तभी आप धर्म की राजनीति को इस मुल्क के अंदर खत्म कर सकते हैं। और धर्म की जब राजनीति खत्म होगी तब इस मुल्क में डेवलपमेंट की राजनीति शुरू होगी। मुल्क में जो कहा जाता है कि सोने की चिड़िया थी, दोबारा सोने की चिड़िया या विश्व गुरु जिसकी बात करते हैं वो तभी बन सकेगा, अभी नहीं बन सकेगा। अभी किसी के पेट में अन्न नहीं है, नौजवानों के हाथ में रोजगार नहीं है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। ऐसी हालत में मुल्क विश्व गुरु नहीं बन सकता है। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके माध्यम से जो हमारे जो व्यूअर सुन रहे हैं वो जाहिर तौर पे मुल्क की तरक्की के लिए अपने इक़दाम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, हमसे बातचीत करने के लिए। बेहतरीन जानकारी आप हमेशा हमारे दर्शकों को देते हैं। मैं बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।